परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो बहुत सिंपल सी बात है यार कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फॉर्म हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा सर? उसको परफॉर्म करने का। ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस दो तरीके से सर। एक्चुअल परफॉर्मेंस दे दी पार्टीज ने, बात ही खत्म हो गई सर। एक्चुअल परफॉर्मेंस की बजाय सर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, सारा पढ़ने का माल यहां पर है। ठीक है। नेक्स्ट सर, परफॉर्मेंस कौन कौन मांग सकता है? कल अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी कि सर परफॉर्मेंस तीन जने हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। जिसे प्रॉमिस किया गया है वो सर, यदि पार्टी की डेथ हो गई है तो उसको कौन रिप्लेस करेंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उसको रिप्लेस करेंगे। और सर लेकिन है ना, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग, ये वर्ड पर्सनल ध्यान रख लेना, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। पर्सनल स्किल्स बोले तो पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब के लिए तो, या फिर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जैसे शादी करना वगैरह, तो सर इसमें है ना, यदि कोई पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाइंड नहीं करते हैं अपन कि तुम आ जाओ और अपने फादर या उस मदर को रिप्लेस करो, उनकी जगह तुम परफॉर्म करो। कई बार थर्ड पार्टीज भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती हैं, विच इज हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में, जहां पार्टीज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती हैं। ये तीन चीजें अपन ने हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट। समटाइम्स थर्ड पार्टी भी एक्सेप्शनल केसेस में डिमांड कर सकती है, इसमें वो बस लिस्ट कर देना 5-6 पॉइंट्स जहां पर थर्ड पार्टीज भी डिमांड कर सकती हैं। ऐसे ही मत लिख देना कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में थर्ड पार्टी भी डिमांड करती हैं। ठीक है। चलिए, मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस की सर, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस इनको पढ़ लिया था क्या अपन ने? इन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को दक्ष अग्रवाल नहीं पढ़ा था? चलिए, तो मोड्स कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, आइए पॉइंट नंबर 1। Actual performance. When both the parties to a contract perform their respective promises and nothing remains to be performed by them in future, the promise is said to be actually performed and liability of such a party comes to an end. जब दोनों पार्टीज, या ऐसा भी होता है बेटा, कभी यही मत समझना कि सर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो ही पार्टीज होती है। मैंने आपको ये भी बोला था ना कि सर जॉइंट प्रॉमिस भी हो सकते हैं, एक्स वाई और जेड ने मिलके ए और बी को प्रॉमिस किया, तो सर ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है एक ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट बन रहा है एक्स वाई और जेड के बीच में, तो सर तीन पार्टीज भी हो सकती हैं। अपन ने क्या पढ़ा है सर? मिनिमम दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, ये बात ध्यान रखना। हो सकता है 50 पार्टीज भी हो, नंबर ऑफ पार्टीज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सिंगल पार्टी नहीं होगी, मिनिमम दो होगी। इसलिए यहां पर दो का रेफरेंस लिया है। व्हेन अ पार्टी ऑफर्स परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशंस, सॉरी, व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। एक्स को वाई को घर देने का वादा किया था और वाई ने एक्स को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था अगले महीने की 31 तारीख को, तो 31 तारीख आ गई तो इसने इसे परफॉर्म कर दिया, घर दे दिया, घर इसके नाम कर दिया, पेपर्स बना दिए, साइन कर दिया, उसका पोजेशन घर का दे दिया, फिजिकल पोजेशन। ठीक है। और इसने इसको 1 करोड़ रुपया दे दिया, इसने इसको 1 करोड़ रुपया दे दिया। दोनों पार्टीज ने एक्चुअली परफॉर्म कर दिया। व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस एंड नथिंग रिमेन्स टू बी परफॉर्म बाय देम इन फ्यूचर। उनके द्वारा भविष्य में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंडर किया जाना बाकी नहीं है। द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्चुअली परफॉर्म एंड लाइबिलिटी ऑफ सच ए पार्टी कम्स टू एन एंड। तो फिर अब पार्टी जो जो ऑब्लिगेशन थे वो पूरे कर दिए, कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है, तो हम ये बोल देंगे कि एक्चुअली परफॉर्म हो गया है और लाइबिलिटी ऑफ पार्टी कम्स टू एन एंड। ये तो हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, बस खत्म सारा माल इस पॉइंट में। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? ऑफर टू परफॉर्म माय ऑब्लिगेशन या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। पढ़ भाई। When a party offers performance of his obligation, but the promisee refuses to accept the performance, is called attempted or tender of performance. देखो,
If अगले the अगले अगले महीने की 31 तारीख को मैं आपको 5,000 पेयर ऑफ शूज बना के दूंगा और आप मुझे उसके लिए 5 लाख रुपए देंगे, ठीक है? चलिए, तो सर अगले महीने की 31 तारीख आ गई, मैंने अपना ऑफर कर दिया सर, मैं 5,000 जोड़ी जूतों के साथ में तैयार हूं, क्या मैं आके दे दूं आपको, या मैं आ गया हूं ले लो, 31 तारीख आ गई, आई एम ऑफरिंग माई परफॉर्मेंस, ठीक है? ठीक है, तो अब दो बातें हो सकती है, या तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, या ये रिजेक्ट कर देगा, या ये होल्ड कर देगा, टालम टोल करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो सर जब ऐसा है, ऑफर कर रहा है कोई जना, और पढ़ने की बातें कब आती हैं, जब इसने एक्चुअल में उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तब हमें पढ़ना होगा कौन सही कौन गलत। So when a party offers performance of his obligation, but the promisee refuses to accept the performance, is called attempted performance or tender of performance. देखो, पूरा मतलब ये नहीं है कि वो सही में रिफ्यूज ही कर देगा, एक्चुअल मतलब क्या है, मैं कर दूं क्या, आई एम ऑफरिंग टू परफॉर्म, ठीक है? ये दैट इज व्हाट इज टेंडर या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ दे। Therefore, if the promisee does not accept or fails to accept, the promiser is not responsible for non-performance of the promise, and promiser stands discharged from his liabilities. ये क्या बोल रहा है, ऊपर के पैराग्राफ से जोड़ रहा है कि यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला 5,000 शूज मैं ले आया हूं, ऑफर जैसा, आई एम ऑफरिंग माई परफॉर्मेंस, आई एम टेंडरिंग माई परफॉर्मेंस टू यू, ठीक है, काइंडली एक्सेप्ट इट, बट ही डिनाइज टू एक्सेप्ट इट। तो अब ये खुद गलती बार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यदि इसने 5,000 शूज बिल्कुल वैलिड तरीके से टेंडर किए हैं, ऑफर किए हैं, जेब में 3,000 शूज ही हैं और करने टेंडर पहुंच गए 5,000 शूज, तो क्या वो वैलिड टेंडर कर रहे हैं? नहीं सर, वो वैलिड टेंडर या वैलिड ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यदि इन्होंने सब तरीके से बिल्कुल सही टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस किया है, टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस किया है, तो फिर, और इसने गलत तरीके से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उस परफॉर्मेंस को, जो एक्स ने वाई को टेंडर किया था, उसने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो फिर द प्रोमिसर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, द प्रोमिसर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अब ये गलती बार हो गया, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एंड द प्रोमिसर स्टैंड्स डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज, इसकी कोई गलती नहीं है, अब इसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं, ये डिस्चार्ज हो जाएगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? जरूरी बात क्या है कि उसने जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया है वो हर तरीके से वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हो, ये जरूरी बात होती है, लिख लो यहां पर। इफ द प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट, और फेल्स टू एक्सेप्ट के बाद में एक चीज लिख लो, फेल्स टू एक्सेप्ट वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ये लिख लेना। इफ द प्रोमिसी फेल्स टू एक्सेप्ट or does not accept valid tender of performance, the promisor is not responsible for non-performance of the promise, and the promisor stands discharged from his liabilities। बोलो रे, समझ आ गया? yes or no? yes or no? ठीक है, चलिए। तो अब हमें ये जानना है कि एक टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफरिंग ऑफ परफॉर्मेंस कब वैलिड तरीके से, सही तरीके से टेंडर किया जाएगा, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई कि कब एक टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस होगा, सही टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस होगा, उसके लिए क्या 5 बातें जरूरी हैं? दक्षिण अग्रवाल, पीछे कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मैं नेतन को रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ने की। डिस्टरबेंस हो रहा है क्या पीछे कुछ? नहीं 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 सर, ठीक हो है। गया, मम्मी को लेना था कुछ। तो असेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, कि एक मैंने आपको अपनी परफॉर्मेंस ऑफर करी, टेंडर करी, तो वो सही ऑफरिंग, सही वैलिड टेंडरिंग कब होगी, उसके लिए ये बातें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आ जाता है एग्जाम में कभी कभार, और इसको समझना जरूरी भी है, एग्जाम में नहीं भी है तो भी चैप्टर के लिए समझना जरूरी, ताकि आगे चैप्टर समझ में आए। पॉइंट नंबर 1, असेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, पॉइंट नंबर 1 पढ़ भाई। It must be unconditional in essence according to the terms of contract. That means, i.e., that means according to the terms of the contract, कि सर आप जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, कि मैं परफॉर्म करने को तैयार हूं, ले लीजिए, इट मस्ट बी अनकंडीशनल टेंडर, कोई कंडीशन नहीं लगानी है। जैसे कि
मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में डिसाइड हुआ कि अगले महीने की 31 तारीख को ये इनको 5,000 पेयर ऑफ शूज लाके देंगे, और ये उनको 5 लाख रुपीज उसके लिए देंगे। ये आ गए 31 तारीख को, 5,000 पेयर ऑफ शूज लेके भी आए अपने साथ में, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये लगा दी कि पहले आप जो है एडवांस पूरा का पूरा पेमेंट मेरे खाते में डालिए, तब मैं जो बाहर गोदाम है उधर से आपके यहाँ पर देने आऊंगा। ठीक है। ये ऐसा तो था ही नहीं, ये था कि ये भी पेयर ऑफ शूज साथ के साथ देंगे, ये भी 5 लाख रुपीज उसी समय दे देंगे। इन्होंने कंडीशनल परफॉर्मेंस डाल दी। ठीक है। कंडीशन क्या कोई भी डालते हैं तो सर वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं कहलाती है, क्योंकि ये कंडीशन पहले तो थी नहीं, आप एकदम से सडनली बीच में ले आए। इफ यू आर ऑफरिंग कंडीशनल टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, आप कहते हैं कि सर 5,000 पेयर ऑफ शूज मैंने बना तो दिए हैं, या ऐसे कहते हैं अभी 3,000 ले लो, अभी 3,000 ही तैयार है और बाकी के 2,000 मैं आपको 10 दिन में तैयार करके दे दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, कंडीशनल टेंडरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कंडीशन डाल दी अभी 3,000 ले लो, बाद में 2,000 दे दूंगा 10 दिन बाद में। तो क्या ये वैलिड टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस हुआ? नहीं सर। आपसे बात क्या हुई थी? 5,000 पूरे के पूरे लाने हैं आप। ठीक है। तो अब वाई के ऊपर डिपेंड करता है वो कंडीशनल उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, बट ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसको ऐसा कर दिया कि 3,000 अभी ले लो, 2,000 बाद में दे देता हूं। फिर वाई ने मना कर दिया नहीं, पूरे 5,000 शूज की बात हुई थी, तो क्या एक्स गलती बार हो जाएगा? नहीं सर, एक्स गलती बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं किया है, उसने कंडीशनल टेंडरिंग या ऑफरिंग ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया है, इसलिए वो गलती बार नहीं होएगा। पॉइंट नंबर 2, Must be at proper time and place. जब आप अपना परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हो, इट मस्ट बी ऑफर्ड एट अ प्रॉपर टाइम एंड इट मस्ट बी ऑफर्ड एट अ प्रॉपर प्लेस। इट मस्ट बी ऑफर्ड एट अ प्रॉपर टाइम एंड इट मस्ट बी ऑफर्ड एट अ प्रॉपर प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस? ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रॉपर टाइम का मतलब होता है कि सर सामने वाले को आप परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हो तो सर ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। प्रॉपर टाइम का मतलब क्या हो गया? यूजुअल बिजनेस आवर्स के दौरान अपनी परफॉर्मेंस उसको टेंडर करनी है। यूजुअल बिजनेस आवर, उसका ऑफिस 9 से 6 के बीच में खुला रहता है। छोटी क्वांटिटी है तो आप 5:30 5:45 भी ऑफर कर दो, 5-10 क्वांटिटी वो चेक करके ले लेगा। बड़ी क्वांटिटी है 5,000 और आप पहुंच रहे हो, बड़ी क्वांटिटी है 5,000 की और आप पहुंच रहे हो एकदम, मतलब कहते हैं ना रात के 10 बजे, और कहते हो आई एम ऑफरिंग माई परफॉर्मेंस। अरे वो प्रॉपर टाइम पे आपने उसको नहीं किया। रात को 2 बजे उठा के बोलते हो ये देखिए मैं अपनी टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ 31 तारीख को रात को 2 बजे, यदि तूने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं गलती बार। हाँ हाँ, इट इज नॉट एट अ प्रॉपर टाइम। प्रॉपर प्लेस क्या है यार? या तो कोई प्लेस खुद ये दोनों लोग डिसाइड कर लें, ये पढ़ेंगे अपन सब। या तो कोई प्लेस ये लोग खुद लोग डिसाइड कर लें कि कहाँ पर डिलीवरी देनी है। कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुई है तो सर मतलब इसके जो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर ऑफर करनी है। ठीक है। जनरली जहां पर ये बैठता है, कोई यूजुअल प्लेस नहीं है तो जहां पर ये लास्ट पाया गया है वहां पर ऑफर करनी है इसको। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड रूल्स अपने को पढ़ने रहेंगे। तो दो असेंशियल, मतलब एक टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस सही हो उसके लिए दो जरूरी बातें क्या है? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब जैसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी वैसी होनी चाहिए, उसको ये सिर्फ बट्स मत डाल देना। सेकंड, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। थर्ड, It must be made by person who is able and willing to perform the promise. सर हु हैज गॉट द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। जेब में 5,000 जूते की बजाय 3,000 जूते ही हैं, तो क्या आप में एबिलिटी है उसे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस करने की या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करने की? सिर्फ एबिलिटी तो नहीं है, तो आपने टेंडर किया तो वो वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा। अच्छा, एबिलिटी के साथ में विलिंगनेस भी होनी चाहिए। आप में है 5,000 जूते लेकिन आपकी इच्छा ही एकदम मरी मरी सी है, ऑफर करें नहीं करें, परफॉर्म करें नहीं करें, विलिंगनेस भी होनी चाहिए काम करने की, वो भी होनी चाहिए। इट मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म दी प्रॉमिस। ठीक है।
चलिए, तो ही वो वैलिड टेंडर होगा। पॉइंट नंबर 4। It must be made to proper person, in essence, to promisee or his authorized agent. प्रोमिसर ने प्रोमिसी को वादा किया होता है ना, जो प्रॉमिस करता है वो प्रोमिसर, जिसे प्रॉमिस किया जाता है वो प्रोमिसी। तो प्रोमिसर ने प्रोमिसी को वादा किया है अगले महीने की 31 तारीख को करूंगा, तो सर किसको टेंडर करेगा अपनी परफॉर्मेंस? इट मस्ट बी मेड टू अ प्रॉपर पर्सन। हु इज द प्रॉपर पर्सन? आइदर द प्रोमिसी खुद, उसको जाके बोलना है आई ऑफर टू परफॉर्म माय प्रॉमिस, और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, या फिर उसके जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं उनको ऑफर किया जाना होता है। और हु आर दी ऑथराइज्ड एजेंट? सर, जो इसी काम के लिए स्पेसिफिकली अपॉइंट हुए हैं या फिर हर काम में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑथराइज्ड एजेंट है, उनको किया तो ही वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस होगा, या तो प्रोमिसी को या प्रोमिसी के ऑथराइज्ड एजेंट। आपको परफॉर्मेंस मिस्टर वाई को ऑफर करनी है या इनके एजेंट को ऑफर करनी है? आप पूरी दुनिया में जाके ढिंडोरा पीट रहे हो मिस्टर जेड के पास में, मिस्टर ए के पास में, अरे यार मैं तो परफॉर्मेंस ऑफर करना हूँ, परफॉर्मेंस ऑफर करना हूँ, परफॉर्मेंस ऑफर करने आया हूँ, पर इसके पास जाके कर ही नहीं रहे हो। तो क्या वो वैलिड ऑफरिंग ऑफ परफॉर्मेंस हुई? मार्केट में कोई और लोगों के पास में जाके ढिंडोरा पीट रहे हो जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। It will be considered as a valid tender only if it is tendered to the promisee or his authorized agent. बात clear? Yes sir. Let's move to the next point and last point. कब एक टेंडर सही टेंडर हो उसके लिए लास्ट पॉइंट क्या जरूरी बात है, पढ़ गई। It must give a reasonable opportunity to the promisee for inspection of goods. सर, मिस्टर एक्स गए मिस्टर वाई के पास में 31 तारीख को। कब गए? शाम को 6 बजे गए। बड़बड़ाते हुए बोले यहाँ पर, सर ये पकड़ो अपने 5,000 शूज, मैंने अपना परफॉर्मेंस ऑफर कर दिया आपको, और मुझे 10 मिनट में पेमेंट कर दो, मेरी ट्रेन है 6:30 की, मुझे वो कैच करनी है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऐसे अपनी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की। क्या मिस्टर वाई को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने ये चेक करने को कि जो भी माल आया है उसको वो इंस्पेक्ट कर ले में? नहीं सर, नहीं दी है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है। यदि इस तरीके से कर रहे हैं तो वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अपनी टेंडर कर दी थी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नो, आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं प्रोमिसी को कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर ले। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीजनेबल? रीजनेबल का क्या मतलब है? द वर्ड रीजनेबल हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर लॉ। इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। कैसे? कि सर किसी चीज के 5,000 यूनिट है तो एक जैसे यूनिट है या दो वैरायटी के यूनिट है, मतलब 2,500 एक वैरायटी के, 2,500 एक वैरायटी के, तो क्या ये बंदा एक एक पीस चेक करेगा कि हाँ एक एक पीस सही है या नहीं? नहीं सर, उतनी देर ये बैठा थोड़ी रहेगा। ऐसे केस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या होगी? इसमें से कुछ पीसेस उठा के सैंपल चेकिंग कर ले, वो हो जाएगी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यस। लेकिन यदि कोई चीज है ही एक यूनिट या दो यूनिट जिसका पूरा इंस्पेक्शन किया जाना है, तो उसमें टाइम देना पड़ेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में, कि वो पूरे बैठ के एज पर वो जो भी नॉर्म्स के लिए ऑर्डर किया था उन नॉर्म्स से सेटिस्फाई हो रही है वो चीज, ऑर्डर्ड चीज या नहीं। तो रीजनेबल क्या है, सिचुएशन टू सिचुएशन पे वेरी करेगा। ठीक है। इट मस्ट टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द प्रोमिसी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स इंस्पेक्ट करने की उसको मौका मिलना चाहिए। 5,000 है तो एग्जाम्पल खुद ही यार बुद्धि है, एक एक के लिए थोड़ी बेटर हो गया आप चेक करोगे, सैंपल चेकिंग कर लो, हाँ उठा के देख लो सही है या नहीं है, 10 पीस 15 20 50 पीस उठा के देख लो, एक दो पीस है तो वो देना पड़ेगा भाई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। क्या क्या बात पढ़ ली? मोड्स ऑफ हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी चीज है ये, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, देखो इन दो टेंडरिंग में थोड़ा फर्क होता है। टाइप्स ऑफ टेंडर, आई एम ऑफरिंग माय परफॉर्मेंस, ठीक है। इफ आई एम ऑफरिंग माय परफॉर्मेंस रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ आई एम ऑफरिंग माय परफॉर्मेंस रिगार्डिंग मनी टू बी पेड, मुझे किसी को 10 लाख रुपए देने थे, मैंने उसे बोल दिया साहब मैं 10 लाख रुपए है मेरे पास में,
ले लो आज मेरे से, तो वो मनी का टेंडर हो गया। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, रूल्स में क्या फर्क होता है आओ पढ़ते हैं। अरे भाई समझ में आ रहा है मालपानी साहब? माल और पानी दोनों है आपके पास में, माल पानी, ठीक है। महक मैडम, नेतन रिबेरियो, करण फारिया, नील, नमित, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. नमित तेरा दोस्त आज कहाँ गायब हो गया रे? सर मालूम नहीं, मैंने आज उसको पूछा नहीं, पूछ के आपको बताता हूँ। हाँ नहीं, बाद में बता देना, कोई रीजन हाँ हो सर। जनरली, नहीं तो वो स्किप नहीं करता है, ठीक है। नाउ टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड बात पढ़ते हैं, पढ़ भाई। Tender of goods and services. In this case, promisor is discharged from his obligation under the contract and he need not to offer again, and as he is not responsible for non-performance, therefore he can sue the other party. देखो, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को टेंडर करना था परफॉर्मेंस अगले महीने की 31 तारीख को, जो भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था। टेंडर किस ऑफ परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड था कि सर गुड्स और या फिर सर्विसेज से रिलेटेड था, कि 31 तारीख को मैं आपको ये गुड्स सप्लाई करूंगा या 31 तारीख को मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। 31 तारीख को भाई साहब यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस टेंडर कर दी, जो कि बिल्कुल वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस थी, जो कि बिल्कुल वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस थी। मिस्टर वाई ने उसे एक्सेप्ट करने से आनाकानी कर दी, मना कर दिया या नहीं एक्सेप्ट कर पाए, तो क्या होगा? यदि सही टेंडरिंग की थी तो क्या होगा? मिस्टर एक्स एक तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि इन्होंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया था, ठीक है। ये तो हो जाएगी पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि सर अब ये इसके ऊपर नॉन परफॉर्मेंस के लिए मतलब जो भी एक्शन लेना है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने वैलिड टेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है, तो इस पे जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। तो वापस पढ़ लो। इन दिस केस प्रोमिसर, यदि उसने सब कुछ सही वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही नीड नॉट टू ऑफर अगेन। हाँ, उसे वापस ऑफर करने की जरूरत नहीं है, उसे वापस ऑफर करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट। सॉरी, तो सर एक बार सब जने वापस इधर ध्यान दें। एक बार यदि मैंने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया है एक बार और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, पहला रिजल्ट क्या होगा? मैं गलती बार, मैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार नहीं। दूसरा बात क्या होगी? मुझे वापस परफॉर्म करने की, ऑफर करने की, टेंडर करने की जरूरत नहीं है, मैं गलती बार हो चुका हूं। मुझे वापस गुड्स और सर्विसेज के केस में उसे वापस ऑफर करने की, टेंडर करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, चूंकि आपने गलत तरीके से उस वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं आपके ऊपर केस वगैरह जो भी एक्शन लेना है वो मैं ले सकता हूँ। ये तीन बातें हो जाएंगी इन केस ऑफ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकेंड पार्ट पे। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को 31 तारीख को 10 लाख रुपए देने थे, 10 लाख रुपए देने थे, ठीक है। तो 31 तारीख आई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये कोई टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज टेंडर ऑफ मनी। टेंडर ऑफ मनी, पैसा देना था एक्स को वाई को, ये टेंडर कर रहा है 31 तारीख को यहां से यहां पर आकर। आओ पढ़ते हैं क्या है टेंडर ऑफ मनी। Tender of money. In this case, debtor is not discharged from his obligation and is liable to pay the debt, but he is not liable to pay any interest from date of tender
In essence, interest on the debt small ceases to sum from the date of rejection of valid tender of money. देखो इसमें क्या है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला था कि मतलब इनमें डिसाइड हुआ था कि एक्स 31 तारीख को 31 को वाई को 10 लाख रुपए ऑफर करेगा, देगा। ये पहुंच गया सही में, मतलब इसने ऑफर कर दिए, पहुंच गया या फोन पे ऑफर कर दिए, सर मैं 10 लाख रुपए तैयार है, मैं दे दूं आपको। इसने कहा भाईले मिस्टर एक्स, मैं शहर के बाहर हूं, ठीक है, तो तू एक काम करना, तू 4 दिन बाद आ जाना या 7 दिन बाद आ जाना, मैं तब तक वापस शहर में आ जाऊंगा मेरा काम करके, तब दे देना। तो सर अब यहां पर वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हुआ क्या? यस सर, सारी पांचों बातें मैच हो रही हैं, जो टाइम पे बोला था प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सर वो जो ऊपर 5 बातें पड़ी थी ना, हाँ, कि सर बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है, ही इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म, वो पांचों बातें सही से वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, 10 लाख रुपए ले लो सर। इसने कहा, इसने मना किया, भाई मैं शहर के बाहर हूं, नहीं ले पाऊंगा, 7 दिन बाद आके दे देना, ठीक है। तो सर इस केस में ये है ना, अपने ऑब्लिगेशन से रिलीव नहीं हो जाएगा, जैसे कि ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज में होता था कि एक बार आपने गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर दी और मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप अपने ऑब्लिगेशन से रिलीव हो जाओगे भैया, या आप अपने इधर टेंडर ऑफ मनी में आप अपने ऑब्लिगेशन से रिलीव नहीं होगे कि 10 लाख रुपए मैंने तो ऑफर कर दिए थे, उसने नहीं लिए, तो मैं तो रिलीव हो गया, मुझे 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ये फर्क है टेंडरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टेंडरिंग ऑफ मनी में। पहला डिफरेंस समझ में आया? बोलो यस और नो। यस सर, ठीक है। इन दिस केस डेटर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस एंड इज लायबल टू पे द डेट, वो बाद में भी लायबल रहेगा उस उधार को चुकाने के, उस पैसे को चुकाने के लिए। बट एक डिफरेंस आ जाएगा, जिस डेट उसने वैलिड टेंडर ऑफर कर दी उसके बाद में ये 7 दिन किसकी बेवकूफी से डिले हो रहा है, मतलब किसके कारण डिले हो रहा है, कि सर प्रॉमिसी के कारण डिले हो रहा है, तो क्या उसके लिए ये ब्याज देने के लिए एक्स्ट्रा 7 दिन बाद पेमेंट कर रहा है तो 7 दिन का ब्याज देने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? नहीं सर, इसकी गलती नहीं है, ये ब्याज देने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो पॉइंट क्या हुआ? व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 कि सर अनलाइक द केस ऑफ टेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप इधर रिलीव नहीं होंगे यदि सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो। और दूसरा पॉइंट, आपको वापस वो परफॉर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन जितने दिन लेट हो रहे हो उसका ब्याज आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, ठीक है। ही इज नॉट लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर, उससे पहले का कोई ब्याज है, ओके फाइन, उसके बाद में आपकी गलती नहीं, आप ब्याज नहीं पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट, समझ में आ गया? यस सर, टाइप्स ऑफ टेंडर भी समझ में आ गया। अब अपन ने एक पढ़ा था, प्रॉमिस कौन डिमांड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकते हैं, जिसे प्रॉमिस किया गया है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इन केस ऑफ डेथ, और यदि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, और थर्ड पार्टीज भी सर्टेन केसेस में डिमांड कर सकते हैं। इधर क्या होएगा? पर्सन्स लायबल फॉर परफॉर्मेंस, कौन परफॉर्मेंस देने के लिए लायबल होगा, कौन परफॉर्मेंस देने के लिए लायबल होगा? जिसने प्रॉमिस किया है नंबर 1, वो उसको लायबल बना सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन केसेस में एजेंट को भी परफॉर्मेंस मांग सकते हैं, एजेंट से भी परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। तीसरा, सर यदि पर्सन मर गया है तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते हैं? सर मांग सकते हैं, यदि यदि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है तो। सर कई बार थर्ड पर्सन से भी परफॉर्मेंस डिमांड करी जा सकती है, ठीक है। ये कहाँ पढ़ा हुआ है अपन ने पहले? सर थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, सर कंसिडरेशन के चैप्टर में पढ़ा है। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए देने थे, ये दे नहीं पाए, तो इनका दोस्त आया, इनके बिहाफ पे मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए दे दिए। कैन कंसिडरेशन बी गिवन बाय अ थर्ड पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? दक्ष अग्रवाल सेज यस सर, इट कैन बी गिवन, ठीक है, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन सेज दैट Doctrine of privity of consideration says that although the contract is a private relationship between these two parties, but as far as consideration is concerned, it can be given by a third party also on behalf of any of the parties to the opposite party. So
कंसिडरेशन परफॉर्मेंस कोई और भी दे सकता है। कहाँ पढ़ा था कंसिडरेशन वाले चैप्टर में? जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, एक्स वाई और जेड ने मिलके मिस्टर ए को वादा किया है, तो कौन परफॉर्मेंस देगा? मिस्टर एक्स देंगे, मिस्टर वाई देंगे, मिस्टर जेड देंगे? क्या रूल्स और नियम लगेंगे? ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स अपने को पढ़ने हैं। हु आर द पर्संस हु आर लायबल फॉर गिविंग दी परफॉर्मेंस? दक्ष अग्रवाल, इतना थक गए क्या कि क्लास के बीच में नींद आ रही है? नहीं अरे नहीं सर, आप क्या जानो, सवेरे से शाम तक हमारी क्या हालत हो जाती है। महक मैडम नहीं Yes, sir. वीडियो ऑन नहीं करती है आजकल। सर कॉलेज से आई थी आज, तो लेट हो गया तो खाना नहीं। ऐसा है, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, महक आजकल वीडियो ऑन नहीं करती है, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, पर्दा नशी वुमेन। ठीक है, पर्दा नशी होके बैठ जाती है, सर को पता ही नहीं पड़ेगी इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे दक्ष अग्रवाल सो गया तो सर को पता पड़ा। ठीक है, महक मैडम क्या कर रहे हैं अरे सो गया मतलब झपकी ले ली तो पता नहीं पड़ा। महक मैडम क्या कर रहे हैं, इससे तुम और हम दोनों एक्टिव रहेंगे, बस इतना सा आइडिया है और कोई बात नहीं है। एक बार बहुत ही अजीब मामला हुआ। क्या मामला हुआ? मेरे एक स्टूडेंट ने